हेलो एंड वेलकम टू लीडिंग इनसाइट्स। आई एम ज्ञानी पुलारू। इस समय मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में खड़ा हूँ। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और उनके पेशेंट्स बहुत दिनों तक अक्सर अस्पताल में एडमिटेड रहते हैं और आप सब लोग समझ सकते हैं कि क्या समस्याएं वो फेस करते होंगे। उनके पास लिमिटेड पूंजी होती है और उस सीमित पूंजी के साथ में अपने परिजनों का इलाज कराते हैं और इस दौरान काफ़ी समस्याएं उनको पेश आती हैं, जैसे कि खाने की समस्या, रहने की समस्या। इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए एक व्यक्ति ने एक एक्शन लेने की सोची, जिनका नाम है डॉक्टर विशाल सिंह। वो एक सोशल वर्कर हैं। उन्होंने आज से करीब 18 साल पहले एक विजयश्री फाउंडेशन की स्थापना करी और इस फाउंडेशन ने ऐसे सारे जो अटेंडेंट्स हैं जिनके कि मरीज़ सरकारी अस्पताल जैसे कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ और आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ जिसमें एडमिट होते हैं, ऐसे परिजनों के खाने और रहने की व्यवस्था करी। और इस व्यवस्था से रोज़ तकरीबन 800 लोगों को वो भोजन करा रहे हैं रोज़ पिछले 18 सालों से। और पिछले कई सालों से उनमें से बहुत सारे लोगों के ठहरने की, रहने की व्यवस्था भी उन्होंने करी है, रैन बसेरा खोल के। तो आज हम डॉक्टर विशाल सिंह से बात करेंगे डिटेल में उनके इस इनिशिएटिव के बारे में। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कितने स्वाभिमान के साथ में वो लोगों को भोजन कराते हैं यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, प्लस आरएमएल हॉस्पिटल जो कि एक दूसरा मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, वहाँ के प्रांगण में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऐसे लोग तमाम बैठे हुए हैं यहाँ पर जिनके कि मरीज़ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और वो बहुत ही सम्मान के साथ में उनको भोजन कराया जा रहा है। और ये सेवा लगातार पिछले 18 सालों से चल रही है बिना रुके हुए। रोज़ तकरीबन 800 लोगों को ये भोजन कराया जा रहा है। तो मिलते हैं डॉक्टर विशाल सिंह से। Let me invite Dr. Vishal Singh, who is very famous in Lucknow as a foodman, and he is doing this great work which I have just described. तो डॉक्टर विशाल, पहले तो आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और हमें पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई। मैंने सुना है शायद आप 18 साल से पेशेंट्स की, उनके अटेंडेंट्स की सेवा कर रहे हैं, तो कैसे जर्नी शुरू करें? देखिए, इस जर्नी के पीछे कभी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दुख की घड़ी थी कि मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो वहाँ मैंने इस दुख तकलीफ़ को झेला है, क्योंकि बहुत पैसे नहीं होते। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था जी। तो उस अस्पताल के बाद कई रातें मुझे ऐसी भी हुई, गुजारनी पड़ी, लेटना पड़ा कि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। और अब जो मुझे इतने सालों के बाद समझ में आया, कोई भी आदमी अपना पेट काट के अपने परिजनों का इलाज कराता है। ये इस जर्नी में मैंने देखा है। तो उसमें से एक मैं भी था, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने जब उस जर्नी में मैं था तो मैंने भगवान से एक विश की थी कि हे भगवान, जब भी मैं जीवन में सक्षम हो जाऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा करूंगा। शायद भगवान ने मेरी वो बात एक्सेप्ट की। पिताजी नहीं रह गए, लेकिन एक लक्ष्य दे गए। आज पिताजी के नाम से ही विजयश्री फाउंडेशन बनी है और 2007 से निरंतर अब तक यह सेवा की ज्योत जल रही है। बहुत बढ़िया। 2007 से आपने स्टार्ट किया। वेरी गुड। जनरली ये देखा जाता है कि हम लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं और देखते हैं कि पेशेंट्स को ये दिक्कतें आ रही हैं, तरस तो हमें आता है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। हम में से ज़्यादातर लोग। ये एक्शन लेने का आपका मतलब ये कैसे संभव हो पाया कि, और वो भी इतना डिफ़िकल्ट एक्शन जिसमें कि आप रोज़ पेशेंट्स को खिलाते हैं? कितने मरीजों को, कितने अटेंडेंट्स को रोज़? ये लगभग एक सेंटर में, अभी हमारे 2 सेंटर चल रहे हैं, पहले 3 सेंटर चल रहे थे। तो एक सेंटर में लगभग मेडिकल कॉलेज और लोहिया संस्थान में 400 लोग ये भोजन प्राप्त 400 लोग? जी, लगभग 800 लोग रोज़। जी।
ओके। और कभी होता है कि दोपहर को चाय की सेवा, कभी रात की चाय की सेवा, या परमात्मा जैसे मन में प्रेरणा देते हैं और हमारे पास व्यवस्था होती है तो हम तो इसको 24 घंटे शुरू करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य है, खाना केवल ऐसे नहीं है कि आपने लिया और बना दिया, इसमें हाइजीन भी मेंटेन करना है, सेवा भाव भी है, तपस्या भी है। आज की डेट में जो ये विचार है कि एक बेटी की शादी रोज करनी है, जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उस विचार से ये हमारे बराती हैं, हमारे मेहमान हैं जो आए हैं, परमात्मा के रूप हैं और उनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि केवल भोजन ही नहीं परोसा जाता, या भजन के साथ, सत्कार के साथ, सम्मान के साथ बहुत बढ़िया। प्रसाद को सेवा स्वरूप परोसा जाता है, और इस कामना से कि इसको पाकर भी आपके मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये भावना से बहुत बढ़िया इस प्रसाद को दिया जाता है। जी। तो जब आपने शुरू किया होगा तो शुरू किसी भी चीज़ की शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता, तो शुरुआत कैसे करी, कहाँ से करी और देखिए किस तरीके से? मैं आपको इसकी बीच थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊं कि जब पिताजी नहीं रहे मैं लखनऊ आ गया, अच्छा। और संघर्ष का वो दौर रहा कि मैंने साइकिल स्टैंड पे टोकन लगाने से लेके माय गॉड। और चाय तक बेची। कहाँ पर? हजरतगंज में। हजरतगंज जी, में? हजरतगंज में, जहाँ पे ये श्री राम टावर है उसके सामने ही मैंने मेरी संघर्ष की वो शुरू हुई। लेकिन उस वक्त भी जो मेरे पास व्यक्ति आता था तो मैं भी चाहता था कि उसकी भी सेवा हो जाए, तो जिसके पैसे नहीं है तो फ्री में उसके लिए वहाँ पे भोजन में तब्दील था। और मैं कहता हूँ कि अगर परमात्मा के चरणों में कोई भी पॉजिटिव बात रखे, है ना, और तो परमात्मा उसको जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का ही दिखाया हुआ रास्ता है। सेवा परमोदम वासुदेव कुटुंबकम के जो विचार हैं ये हमारे भाव में बचपन से ही आए, हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, और ईश्वर की इसी बात को लेते हुए मैंने संकल्प लिया था, और वो संकल्प ईश्वर ने तो मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द कम उम्र में संपन्न हो गया था। धीरे धीरे अपने स्ट्रगल से संपन्न की जो मेरी कहानी है अच्छा। वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। आप बिजनेस करते हैं? हाँ, मेरा रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस था जी। और मैंने पहले छोटे छोटे मकान बनाना शुरू किए 300-400 स्क्वायर फीट में। तो मेरे दोस्तों ने वो मजाक बनाया, बड़े बड़े ठेके चल रहे थे लखनऊ में। मैंने कहा नहीं यार, मुझे चल रहा है। मैंने अपने जीवन को हमेशा ब्रैकेट में डाला। मैंने कभी हजारों करोड़ की बातें नहीं की, मैंने 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, मैं ब्रैकेट बनाया और उस ब्रैकेट को अचीव करता रहा। मेरे उस वक्त भी जो दोस्त थे हजारों करोड़ की बातें करते थे, मैंने कहा नहीं यार, मेरे ऊपर मजाक बनाते थे वो। जब मैंने 300-300 स्क्वायर फीट के मकान बनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, होने दो, मेरे बस का ही है, मैं ये करूँगा। तो आज मैं यदि मैं अपनी उस जर्नी को देखता हूँ, वो जो मेरे दोस्त थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो हजारों करोड़ की बातें करते थे, आज वो उनके बिजनेस की व्यवस्था या उनके रोजगार की व्यवस्था भी मुझे करनी पड़ रही है ना। तो उस विषय में मैं लगा हुआ हूँ। और बाकी एक बड़ा चैलेंज था, धीरे धीरे चैलेंज आगे बढ़ता रहा, और आगे ये कब कहाँ से कहाँ परमात्मा ने ट्रांसफ़र कर दिया मुझे खुद नहीं पता। उसके पीछे आप बहुत सारी बातें पूछेंगे, मैं बताऊंगा, तो धीरे धीरे और आगे देखते हैं। जी जी जी। एक जो फूड को सर्व करने में 800 लोगों का खाना रोज़, जी एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन चैलेंज है। जी 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 क्योंकि प्रोक्योरमेंट, पहले अनाज का प्रोक्योरमेंट, तमाम चीज़ें फूड पहले खरीदना, फिर उसको संभालना, फिर उसको बनाना, फिर उसको बनाना, हाइजीन मेंटेन करना, फिर हाइजीन मेंटेन करना। रेस्टोरेंट की क्वालिटी मैंने देखा कि फूड आप जो सर्व कर रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फूड, हम अपने व्यूवर्स को भी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे सर्व कर रहे हैं। तो ये सप्लाई चेन चैलेंज जो है, इसको कैसे मैनेज करते हैं वो भी रोज़? जी जी। देखिए, इसके लिए तो पहले एक कोटेशन है कि मैंने अनुभव से सीखा है इसको, कि अनुभव ही आपको धीरे धीरे आपको चीज़ों को सिखाता है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक संकल्प था कि एक बेटी की शादी रोज करूँगा। जब तक ये विचार मन में रहेगा, क्योंकि आने वाले मेरे भगवान हैं, मेरे ईष्ट हैं, मेरे मेहमान हैं, और मैं बेटी की शादी में हाथ जोड़ के, तो इस भाव से जब भी भोजन बनाने का विचार आएगा तो आप अपने सारे एफर्ट्स उसमें लगा दोगे। फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग ली, मैंने FSSAI का एक प्रोग्राम है जिसमें सेफ फूड, शेयर फूड, जॉय फूड एक कार्यक्रम है, जिसमें वेस्टेज खाने को कैसे गरीबों को बांटा जाए, पूरा मिशन है। कैसे खाना बनाया जाए, कैसे खाने की क्वालिटी को चेक किया जाए, कैसे खाने की लाइफ को बढ़ाया जाए, तो वो सारी चीज़ें सीखी। फिर अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया, और फिर वही भाव कि एक बेटी की शादी रोज करूँगा, और परमात्मा का प्रसाद बना रहे हैं। फिर तो अपने आप स्वादिष्ट बनना, यहाँ ये नहीं है कुछ भी बस भंडारे के बना दिया, चलो चलो हटो हटो खाओ, नहीं, बाकायदा भजन चलते हैं, हाथ जोड़ा जाता है, लोग प्रसाद पाते हैं, प्रसाद ले भी जाते हैं। तो जैसी परमात्मा की चाह प्रसाद आ गया तो अपने आप उसमें
गुण आ ही गए। सही बात। स्वाद भी आ गया, गुण भी आ गया, और ईश्वर का प्रसाद है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि भैया जब से हम प्रसाद पा रहे हैं हम लोग जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये परमात्मा तो का इसमें नेचुरली ये काम अकेले करना तो संभव है नहीं, बहुत सारे लोग भी जुड़े होंगे आपके साथ में। तो कितने लोग जुड़े हैं, क्या देखिए, वॉलंटियर्स हैं, आज एम्प्लॉइज हैं? करीब 20 लोगों की तो हमारी सैलरीड हमारे स्टाफ हैं। अच्छा और सबसे अच्छी बात है कि जितना भी हमारा स्टाफ है जी। वो सभी सेवा भावी स्टाफ है। कभी कभी हमसे सैलरी में देरी हो गई तो कोई कुछ नहीं कहता, वो कहते हैं भैया हम भी आपके साथ, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, घर को उनको भी चलाना है ना, उनको भी चलाना है, उनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर रात के 12 बजे भी, मैं आपको बताऊंगा कोविड का अगर उसमें समय कल जब आया, मेरा कोई भी स्टाफ घर नहीं गया, और 24 घंटे मैं ये तक कहूँगा कि बगैर सोए खड़े खड़े सो गया। मेरे पास ऐसी वीडियो है कि बैठे बैठे सो गया, उसको हम मजाक कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर हैवी ना हो वो। 24 घंटे आप सेवा उठा के हम इधर फेंक रहे टाइम में लगातार आपने फूड सर्व किया? जी, कोविड काल में जो मैं आपको बताऊँ कम्युनिटी किचन नाम दिया गया, ये मेरा ही दिया हुआ था। 2020 से लेकर 21 तक? जी जी जी, कम्युनिटी किचन जो नाम दिया गया था ये मेरा ही दिया गया था। अवनीश अवस्थी जी प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह से होगा। मैंने कहा इस तरह से किया जा सकता है। उस टाइम डीएम थे यहाँ पर अभिषेक प्रकाश जी, उनके साथ हम लोग गए। कौशल राज शर्मा जी थे, कई ऐसे अधिकारी थे, राजशेखर साहब थे सॉरी, तो वो रोडवेज में थे। तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने बड़ा कोविड काल में हम लोगों ने हज हाउस और डीआरडीओ कोविड सेंटर ये पूरा चलाया, और पूरे शहर में हमारी टीम 24 घंटे बच्चों को दूध, खाना, भोजन, और बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हमारे साथ आ गए थे, और ये सेवा निरंतर। और इन दोनों हॉस्पिटल्स में भी चलता रहा? इन दोनों हॉस्पिटल में भी चल रहा था। और इसके अलावा इवन कहीं से भी फ़ोन आ रहा था, टेलीफोनिक कॉल लाइन हमने शुरू कर दी थी। सुजीत कुमार पांडे साहब थे उस टाइम पुलिस कमिश्नर, सभी थानों में भी भोजन जा रहा था। तो जहाँ से भी कभी तो कुछ अच्छे अधिकारी थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिसके माध्यम से मिशन बहुत ही उस कोरोना काल में, उस भयावह काल में हम लोग ये सेवा कर पाए। बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय तो लोग बाहर जी, लोग घर से नहीं निकल रहे थे। तो एक मैं कहता रहा हूँ ना कि ये सारा काम अगर मेरी टीम ना होती, मेरा स्टाफ ना होता, आज हम एक परिवार का हिस्सा है। हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं करता, नौकरी है लेकिन हम नौकरी नाम नहीं देते, हमारा परिवार है। हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, और एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होकर हम कैसे समाज के लिए, क्योंकि सभी उस भाव के लोग हैं, सामाजिक चिंतन करने वाले लोग आज मेरे साथ मेरी टीम में हैं, तभी ये इतना वृहद कार्य हो पा रहा है। वरना घर में 4 मेहमान आ जाते हैं साहब, तो 4 मेहमान का खाना खिलाने के बाद चौथे दिन आदमी कब जाता है, अतिथि कब जाओगे हम ये कहते हैं अतिथि कब आप आओगे, और 4 दिन के बाद आप एक आ जाता। तो एक पूरा प्लानिंग हो चुकी है, कैसे बनना है, खाना कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, कौन बनाएगा, कौन सर्व करेगा, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि स्टाफ को एक परिवार की तरह आपने रखा जी, और ये मोटिवेशन के कारण है कि वो लगे हुए हैं काम में। और वॉलंटियर्स कितने हैं जो कि देखिए, वॉलंटियर्स हमारे साथ आज बहुत सारे समाज के ऐसे लोग जुड़ गए हैं जी, जो हमें अपनी मैरिज एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, किसी की पुण्यतिथि पे हमारा सहयोग करते हैं जी। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक अधिकारी, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, संजय सिंह जी। तो उनके जैसा मैंने अधिकारी नहीं देखा। वो जब लोहिया संस्थान में थे, डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, तो उठ के कई बार लोगों के पास आते थे, क्योंकि वो लोगों की बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। कोई भी आ गया किसी भी रूप में जी, तो वो मेरे पास आते थे, विशाल आज राशन है या नहीं है, आज चावल की क्या व्यवस्था है, चल मुझे भोजन की क्वालिटी करा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी अरेंज कराना। तो ऐसे बहुत सारे, कौशल राज शर्मा जी, राजशेखर साहब, तो ऐसे बहुत सारे, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ अभी, ये सुजीत कुमार पांडे साहब, ऐसे बहुत सारे अधिकारी जो उनका लक्ष्य है जीवन में सेवा करना। उनका आशीर्वाद जब जैसे मुझ जैसे लोगों को मिलता है, फिर बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में हैं, हमारे कार्यकारिणी में हैं, वो लोग जुड़े। आज ही एक सुमन अग्रवाल जी, उनका सेवा थी, तो वो कहते हैं भैया क्या ज़रूरत है, कैसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो जब उस तरह के साथी हमारे पास आते हैं, तभी हम लोग इस भजन को, इस कीर्तन को, सेवा सत्संग को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। वरना तो रोज़ चैलेंजेस हैं जी, आज आटे की है, कल दाल की है, परसों किसी चीज़ की है। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, चैलेंजेस, आटा दाल चावल तो एक है, प्रोक्योरमेंट तो एक चीज़ है, इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस ज़रूर आते होंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा काम आप करें पर इतने बड़े स्केल के ऊपर, तो ये नहीं हो सकता कि बिना चैलेंजेस के गाड़ी चल जाए। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उसको मीट आउट करते हैं? बहुत ज़्यादा चैलेंज है इंडिया में, ख़ास तौर पे समाज सेवा या एनजीओ का जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो सच्ची सेवा करने वाले लोग हैं, उनको भी गलत दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आदमी यही नहीं मानने को तैयार है
कि हम किसी की पीड़ा को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव भी इसलिए होगा क्योंकि पहले बहुत से लोगों ने उसको गलती किया, लेकिन हर आदमी को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आज मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो अपना सब कुछ समर्पित करके सामाजिक चिंतन में लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है और लगे वो हुए हैं। लोग कौन है जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं? देखिए मैं छोटी बड़ी मतलब प्रॉब्लम, मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानना चाहता हूं, देखिए उनके नाम मैं नहीं आज जानना चाहता मैं आपको बताऊं हूं। कि चैलेंजेस क्या पोस्ट करते हैं वो? बहुत सारे चीज़, पहली बात तो मनोबल तोड़ा जाता है कि जैसे बताऊँ, किसी समय में मैं जब बिजनेस में था तो मैं बहुत संपन्न हो गया था। मेरे अंसल जैसी जगह पे करीबन 30-30 मकान हो गए थे, जिनको नहीं पता। तो आज की डेट में वो कहते हैं चंदाखोर है। जब मेरे बच्चों को या मेरी वाइफ को इस तरह की बात सुनने में आती है तो वो क्रिटिसाइज होते हैं कि बताओ हम किस लाइफ में जी रहे थे, किस लेविश लाइफ में जी रहे थे। जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, मेरी उस लाइफ को भी जानते हैं और मेरी इस जर्नी को भी जानते हैं। आज मुझे पता नहीं होता मेरा कुर्ता फटा है, मेरी चप्पल क्या पहनी है, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे सिर्फ सेवा में आनंद आता है। एक समय था कि मैं सोने की चैन पहनता था, मैं राडो की घड़ी पहनता था, मैं वो 20 दिन मैंने देखे हैं। 10-10, 20-20 लड़के मेरे साथ चलते थे, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन मुझे वहाँ आनंद नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ तो जब, लेकिन मेरे परिवार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। तो पहले तो मेरा परिवार ही कि जब उनको सुनने में आता है, फिर दूसरा आदमी को कहना है कि एक और वर्ड है कि ब्लैक का वाइट करना होगा। जब इनको पता ही नहीं कि जब यार इसके लिए इंटरनेशनल फंड आने हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना होता है, फिर या तीसरा कह देंगे राजनीति करनी होगी इसलिए सेवा कर रहा है, तो ब्ला 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 तो ये ब्ला तो कुछ लोग भी। ब्लेम करने ये है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऑपरेशनल चैलेंज भी आते हैं कुछ जो कि ऑपरेशन वाकई में चैलेंज करने आए। में- मुझे अस्पतालों में कई बार तोड़ा गया, मैं डिप्रेशन में भी गया। अब मैं बहुत गंदी बात हो जाएगी, लेकिन मुझसे मैं ये भी कहूँगा मुझे अस्पतालों में घूस मांगी गई। अच्छा, पहले मतलब कि आप हमसे- सेवा के लिए गए? जी, मैं बिल्कुल कहूँगा इस बात को, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ। मैं डिप्रेशन में गया, मैंने अपने जीवन का सर्वस्व इस जिस सेवा में लगा दिया, वहाँ पर मेरे साथ इस तरह के चैलेंजेस आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन शायद उनको परमात्मा देख रहे हैं। अगर उन्होंने किसी के कहने पर मेरे ऊपर ये ब्लेम, और वो भी मुझे पता है उन्होंने किसी के कहने पर, खुद नहीं, उसके पीछे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया कि वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हम दूसरे की थाली में क्या है हम इसको देख रहे हैं, वो कैसे उसने सब्जी उगाई, कैसे उसने कहाँ से मेहनत की, ये नहीं देख रहे हैं। लेकिन मेरे से कई सेंटर छीनने का प्रयास हुआ। ओके। मेडिकल कॉलेज में करीबन 200 लोग रुकने की व्यवस्था की गई थी, आज उस व्यवस्था में काफ़ी व्यवधान आया। मैं कर किसके लिए रहा हूँ? लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं? हाँ, लगा हुआ हूँ, लेकिन मन मेरा पीड़ित है। मैं पीड़ित हो चुका हूँ, मेरा हृदय छलनी हो चुका है अगर मैं कहूँ। अब शायद मैं वो विशाल नहीं रहा हूँ। मैं कहूँगा इस बात को, जो मेरे मन में था कि रात के 12 बजे भी किसी का फ़ोन आ गया तो मैं घर में नहीं देखता था किसी की तबीयत खराब है और मैं वहाँ पहुँच जाता था। क्योंकि आज उसमें से ही आपने 4 बार किसी आदमी की मदद कर दी और 1 बार आप नहीं कर पाए। ये तो एक्चुअली सेवा में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों जी, के एक्सपेक्टेशंस जी, इतने बढ़ जाते हैं जी, जी, कि वो आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको ब्लेम करने लगते हैं। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात। तो विशाल जी, ये तो फूड की बात हो गई। अब आते हैं हम, एक नया दूसरा इनिशिएटिव लिया आपने रैन बसेरा का, जिसके बारे में बीच में अभी बात हुई है। तो ये रैन बसेरा का क्या कंसेप्ट है? देखिए, रैन बसेरा क्या था, हम लोग आज से करीबन 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज में थे, शाम का समय था। जी जी जी। और वहाँ पर ठंड बहुत पड़ रही थी। तो एक व्यक्ति जब हम लोगों ने देखा हमारे सामने ही, वो अकड़ के लगभग उसकी डेथ हो गई। अरे माय गॉड। तो मैं था, मेरा स्टाफ था जीतू, रात का करीबन 11:30 बज रहा होगा। हमने कहा यार ये स्थिति, तो हमने रात ही में एक इनिशिएटिव लिया। और उस टाइम शंखवाड़ जी थे वहाँ के सीएम से, उनसे हमने कहा सर ऐसे रैन बसेरी। उनका विशाल अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करो, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे लोग थे वो, शंखवाड़ जी थे, भट्ट साहब थे। तो उसी रात, चूँकि थोड़े बहुत मेरे रिसोर्सेज थे, तो रात ही रात में मैंने फ़ोन किया। रात ही रात चद्दर आ गई, टीन की चद्दर आ गई, पलंग आ गए, कंबल आ गए, रात ही रात। और रात ही रात हम लोगों ने सुबह के 6 बजे तक उस रैन बसेरे को बना दिया। पहला रैन बसेरा हमारा था मेडिकल कॉलेज में, गांधी वार्ड के सामने। अच्छा। और सुबह जो भी लोग निकल रहे थे, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जी। तो जो भी लोग सुबह डॉक्टर्स निकल रहे थे, लोग निकल रहे थे, कह रहे भैया ये रात में। तो वहाँ से उन लोगों का सबका हमें आशीर्वाद भी मिला, भट्ट साहब का आशीर्वाद मिला, शंखवाड़ जी का आशीर्वाद मिला। तो उन्होंने कहा विशाल इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने कहा सर जितना मेरे से बनेगा हम करेंगे। तो उन्होंने हमें फिर वहाँ पे वो जगह अलॉट की, और धीरे धीरे 1 रैन बसेरे से 2 रैन बसेरे, 2 से 3, 3 से 7 रैन बसेरे हमारे बन गए। फिर पहले हमने उसमें पलंग लगाए,
सिंपल सात पलंग लाइन बसेरा का मतलब है कि 7 अलग अलग जगह पर मेडिकल कॉलेज में, ओके। ट्रामा सेंटर के बाहर, गांधी वार्ड के बाहर, बाल लोग के बाहर, जी पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर। जी जी जी। तो ऐसे से फिर हमने उसमें देखा कि सिंगल पलंग लगाए, तो हमने देखा यहाँ लोग कमा रहे हैं, फिर उसको हमने बंक बेड में तब्दील किया, 3 बेड लगाए, इतनी हाइट थी वहाँ पे, जैसे ट्रेन में हो। ट्रेन में होता है। तो ऐसे करते करते करीबन लगभग मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ कि 2000 लोग के पर डे रुकने की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में, उनके भोजन की और उनकी अच्छा, रहन स्टे के अलावा स्टे के भोजन अंदर, भी हाँ, दिया? चाय नाश्ता हम देते थे, बीच बीच में भोजन भी देते थे, गर्म पानी, ठंडा पानी, और कूलर बड़े बड़े, तो ये लोग वो हैं जो कि लखनऊ के बाहर से आते हैं? लखनऊ के बाहर से आते हैं। अस्पतालों में अक्सर आपने रोड किनारे जिन लोगों को लेते हुए देखा है, ये वो तीमारदार हैं, गरीब निशक्त, उनकी सेवा हो रही थी। और मैं आपको बताऊं कि इतना आनंद आता था जब उनको हम लोग पलंग पे लेटा देखते थे, लोग दिल से दुआएं भी देते थे कि भैया अभी तक हम रोड पे लेटे थे। आप उस चीज़ को, दर्द को महसूस करिए कि सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, आंधी हो रही है, गर्मी हो लोग रही है, पन्नी से उठा के इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं। ऐसे में उनकी रुकने की व्यवस्था और उनकी भोजन की व्यवस्था यदि हो जाए तो शायद उनकी जो दुआएं थी उनसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे कब ये समय 18 साल में तब्दील हो गया, कब ना जाने सेवा की जोत बढ़ते बढ़ते अब मेरे पास अलग शहरों से भी लोग आते हैं जो कह रहे हैं भैया हम यहाँ खोलेंगे। बनारस में अभी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला था, बनारस मंदिर के अंदर मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला था। अच्छा। धीरे 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 सेवा आगे बढ़ रही है। और मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरे अनुभव के आधार पर आपको, आपके इतने बड़े ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहता हूँ जिस भी शहर में अगर आपको एक खोलना है, आप मेरे अनुभव को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पुनीत कार्य को वहाँ पर शुरू करने में मेरी जो भी मदद होगी मैं उसको करूँगा। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये स्टे का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में लोग चादर बिछाए और चटाई बिछा के लेटे रहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो मैंने इंटरनेट पे देखा कि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की उपाधि से भी वो किया है जी, तो कहाँ कहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम होता है, ऐसे तो मुझे लोकल तो कई यूनिवर्सिटीज़ ने दिया है, लेकिन इंटरनेशनल 3 यूनिवर्सिटी, बेल्जियम, यूएई और यूरोप, 3 यूनिवर्सिटियों ने मुझे इसमें सेवा के लिए मुझे सम्मान दिया। मुझे एक बहुत बड़ा चैनल है एनडीटीवी इंडिया, वहाँ से मुझे एक बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बेस्ट फूड सर्विंग में सम्मान मिला। किरण रिजिजू साहब ने मुझे वो दिया था और मैंने उनसे एक बात, किरण रिजिजू साहब ने कौन सा ये एनडीटीवी इंडिया का एक सम्मान था। अच्छा। फूड को लेकर कि भारत में सबसे बड़ा जो फूड को लेकर सम्मान दे रहा था, उसमें मुझे चुना गया था। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे भारत का पहला वो सम्मान मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। और किरण रिजिजू साहब से, क्योंकि मैं कुछ और विषयों पर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे मैंने हंगर फ्री वर्ल्ड की कल्पना की है, मैंने घोषणा की है, कई देशों के लोग मेरे साथ हैं। तो किरण रिजिजू साहब को जब मैंने अपनी ये बात बताई कि साहब मैंने हंगर फ्री वर्ल्ड का सपना देखा है, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात मोदी जी से कराकर इस विचार को, जी जी जी, हंगर फ्री वर्ल्ड के आपके विचार को मैं इसमें कुछ समर्थन करूंगा आपका और मदद भी करूंगा। वो विचार हमारा है। एक मैंने मुहिम, जो सबसे बड़ी मुहिम है, वो है रोटी के साथ रोजगार मुहिम। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना। यदि अभी हम रोटी दे रहे हैं, लेकिन ये यदि कोई नया इनिशिएटिव है? हाँ, ये नया इनिशिएटिव है हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस इनिशिएटिव के तहत अभी हमने करीब 10 स्टॉल भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बांटे हैं। मैं उनकी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारा विचार ये है कि यदि हम जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको स्किल्ड करें पहले, और फिर उनको हम इस तरह से चूँकि स्टॉल्स दे दें और उन स्टॉल्स के माध्यम से वो पैसे कमाए, अर्निंग करें। तो स्टॉल्स जैसे दुकानें होती हैं उस तरीके का? ठेले, ओके, आधुनिक ठेले। अच्छा अच्छा, जिसमें अगर उनको नहीं आता तो स्किल्ड भी हम सिखाएंगे। जैसे हमने कुछ अपने खाने के रेस्टोरेंट्स खोले हैं, वेरी गुड, वहाँ पे हम उनको सिखा रहे हैं जी, कैसे खाना बनेगा, कैसे सर्विंग होगी, कैसे बिहेवियर करेंगे, कैसे ड्रेसिंग सेंस होगा आपका, पूरा उनको हम एक सांचे में ढाल रहे हैं उन जगहों पर ले जाकर, और फिर उनको सिखाकर ये ठेले हम उनको दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे मिशन है रोटी के साथ रोजगार, अभी तो हम फ्री रोटी दे रहे हैं, लेकिन यदि हम उसको स्किल्ड कर देंगे, उनको रोजगार कमाने का, पैसा कमाने का मौका दे देंगे, तो वो अपने साथ साथ 4 लोगों को नौकरी और देगा। तो लखनऊ के अंदर अभी हम करीब 100 स्टॉल्स ऐसे हम देंगे, जिसमें हमने गोमती नगर में हुसड़िया पे अपना बेस बनाया है, एक सुशांत गोल्ड सिटी में बेस बनाया है, एक सीतापुर रोड पे हमने बेस बनाया है। तो लखनऊ को हम 5 जोन में बांट के, सेंट्रल लखनऊ से लेके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम सब जगह पर अभी 20-20 ठेले हम लोगों को डोनेट करेंगे। ओके। और इसके माध्यम से हम करीबन ये 100 तो लोग होंगे, लेकिन 100 परिवार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मेरा ये रिसर्च है, पूरी रिसर्च है मेरी इसमें,
कि अगर एक ठेले से लगभग 1.5 से 2 हज़ार रुपये रोज़ आप कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए आज आपको 10 हज़ार रुपये की सैलरी नहीं मिलेगी। और ऐसे आप अपने काम से 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। तो लखनऊ में एक ऐसा परिवार, मध्यम वर्गीय से मतलब लोअर मिडिल क्लास परिवार, आप अच्छे से उसके माध्यम से चला सकते हैं। बहुत सही। और जब ये हमारा जो विचार है पूरा हो जाएगा, इसमें सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, MSME की योजनाएं हैं, तो उनके साथ मिलकर भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरी कई अधिकारियों से बात हुई है, नहीं है तो वरना अपने विचारों से जो मैं इनकम करता हूँ, मेरे रोजगार हैं, वहाँ से मैं इनकम करते हुए इसी सेवा यज्ञ में लगा देता हूँ। तो धीरे धीरे लोग स्किल्ड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इन सब दुख को सहा है। जब मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने खाने का स्टॉल लगाया था, मेरे पास 10 हज़ार रुपये भी नहीं थे। वो 10 हज़ार रुपये कैसे मैनेज हुए थे मेरा दिल जानता है, उस जर्नी को, उस 10 हज़ार रुपये। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो महसूस करते हैं, इसी वजह से आप मतलब आपने इनिशिएटिव लिया है। जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कब से शुरू हो रहा है? ये चल रहा है अभी, लगभग 10 स्टॉल्स हमने दे दिए हैं। दे दिए already? जी, 10 स्टॉल्स हमने दे दिए हैं। मैं उनकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, उन लोगों का नंबर आपको दूंगा, हाँ। उनसे आप चर्चा करेंगे। और अभी एक हम लोग सुशांत गोल्ड सिटी से एक हमने उसी में एक ब्रांड बनाया है, इडली अड्डा। तो करीबन 10 स्टॉल्स हमारे रेडी हैं। अब हम लड़कों को स्किल्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर उतार देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो पहले उनकी ट्रेनिंग करनी है हमें। वेरी गुड। ट्रेनिंग करके तब हमें, हमारे 10 स्टॉल्स लगभग सेकंड लॉट के तैयार हैं, ये हम देके, और एक जगह खाना बनेगा, वहाँ से सब जगह चला जाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी विशाल जी, कि जैसे आपने इनिशिएटिव लिया है ये, तो दूसरे शहरों में भी सरकारी अस्पताल हैं और वहाँ पे भी ये इस तरीके के सर्विस लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी कोई एक्सपेंशन या किसी दूसरे संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पे ऐसी सर्विस देने के बारे में कभी आपने सोचा? अभी जयपुर की एक संस्था है, उन्होंने मुझसे बात की है। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि मैं अपना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, लोग करना तो सब कोई चाहते हैं, लेकिन घबराते हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई तो। फिर अगर आप करना भी चाहते हैं, आपके घर के लोग डराते हैं। जी जी जी। तो इसमें मैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आगे आता हूँ, उनसे बात होती है, घंटों घंटों बात होती है। और मैं ये तक कहता हूँ कि मैं आपकी किचन शुरू कराने से लेकर उसको लाइन पर सुचारू रूप से जब तक नहीं चल जाएगी, मैं आपके साथ रहूँगा। जो मुझसे बन पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूँ, बहुत फंड्स मेरे पास नहीं है। अगर लोग आगे सोचे कि भैया हमारे यहाँ शुरू करा दीजिए, देख हम लेंगे, तो नहीं। बिल्कुल। आपको अपने शहर में अपनी टीम गठन करनी होगी, उसके लिए मैं आऊँगा। पूरा कैसे हम लोगों ने क्या शुरू किया, अपने जो भी हमें अनुभव आए खट्टे मीठे, उन अनुभव के आधार पर एक हमने गाइडलाइन तैयार कर ली है। अच्छा। उस गाइडलाइन के आधार पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में भी शुरू हो रहा है। ओके। हमारे एक अधिकारी हैं, IAS हैं, वो यादव जी, वो उसको शुरुआत कराने जा रहे हैं। अच्छा। तो उसके पीछे उन्होंने बस यही कहा कि विशाल भैया एक बार आप शुरू करा दीजिए, बाकी फिर हम लोग। तो अगर परमात्मा की इच्छा हुई और सब ठीक रहा, तो ये और शहरों में भी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, तो बहुत ही अच्छा है कि लोगों को, अटेंडेंट्स को, जी, वो खासतौर से गरीब अटेंडेंट्स को ये सुविधा और शहरों में भी मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। ग्रेट। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन आपका है जी सोसाइटी की तरफ। और दूसरी चीज़ ये है कि ना केवल कंट्रीब्यूशन है, बल्कि उसमें कंटिन्यूटी है। जी 18 साल से लगातार उसको लगातार करते चले जा रहे हैं। जी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा लगा बात करके विशाल जी। एक आखिरी सवाल, ये फूडमैन का जो टाइटल है, ये किसने आपको दिया है? देखिए, हुआ ये कि जब हम सेवा कर रहे थे, तो बहुत सारे मीडिया के लोगों ने फूड वर्कर, फूड, वो ऐसे कई नाम चला। तो धीरे धीरे एक फूडमैन, ये कौशल राज शर्मा जी थे, IAS कमिश्नर थे। तो वो, उनका प्रेम इस सेवा के लिए बहुत अच्छा था, और वो सबकी मदद करते। तो वो मेरे यहाँ मेडिकल में आना, बलरामपुर अस्पताल में उन्होंने शुरुआत, तो उन्होंने एकदम बातों बातों में कहा कि भाई विशाल, तुम फूडमैन हो आज से। तो वो फूडमैन टाइटल मीडिया ने भी कैप्चर किया। उन्होंने मुझे एक फूडमैन का एक अवार्ड भी दिया, फूडमैन लिख के। तो तब से आज की डेट में, चाहे राज्यपाल महोदया हो या कहीं हो, या किसी भी अवार्ड सेरेमनी हो, मीडिया हो, आप देखिए फूडमैन ही लिखा जाता है। तो तब से मेरा एक नाम फूडमैन हो गया। हाँ, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, क्योंकि एक जब फूडमैन नाम हो गया, तो आज कहीं भी कोई मिसहैपनिंग होती है, आग लगती है। अभी आलमबाग में एक मिसहैपनिंग हुई, वहाँ अभी विकास नगर में हुई, तो हमारी टीम गई वहाँ खाना लेकर। अच्छा। तो एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आपको समाज कोई पदवी देता है या कोई नाम देता है, तो उस नाम के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। तो
बहुत बढ़िया। और ये जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जी। ये क्या आपकी संस्था कंट्रीब्यूशन क्या इन काइंड लेती है या कैश भी लेती है? मैं जो लोगों से निवेदन करता हूँ, एक सेंटर में लगभग हमारा 250-300 लोगों से शुरू होकर सेवा शुरू होती है, 400 लोग हो जाते हैं, कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो एक सेंटर में लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आता है। अच्छा, पूरा दाल चावल रोटी सब्जी सिलेंडर स्टाफ से रोज़ का एक सेंटर में। एक सेंटर। लेकिन मैं लोगों से राशन का निवेदन करता हूँ, अच्छा और वो भी आपके सामर्थ्य अनुसार। जी। आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप पूरी सब्जी खिलाना चाह रहे हो तो स्वागत है। तो मैं कहता हूँ ये सेवा यज्ञ है, इसमें आप अपनी आहुति राशन से डाल दीजिए, क्योंकि पैसे लेने में बहुत सारे लोग होते हैं, वो हमें जो हमको जानते हैं जी, तो वो कहते हैं भैया राशन आप ही ले लीजिएगा, हम कहाँ जाएंगे आटे। तब तो हम, क्योंकि 80G का एजम्पशन भी मिलता है, तो मैं कहता हूँ तब आप ये ले लीजिए, लेकिन पैसे हम लेना नहीं चाहते। ओके। क्योंकि उसमें क्या है कि पैसे लेने में कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ बात आ जाती है। हमें एट द लास्ट राशन ही तो लेना है, तो अगर आप खरीद के ले आओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छी और सबसे बड़ी बात, राशन भी हम तब एक्सेप्ट करते हैं जब हम कहते हैं आप आके खुद सर्व करोगे। आपको चाहे आधा घंटा 15 मिनट जो आपने राशन मुझे दिया है वो सही जगह पर लग रहा है नहीं लग रहा है, जब तक आप इसको नहीं देखोगे तब तक आपको आनंद भी नहीं आएगा। और हो सकता है कि एक बार ये आनंद अपनी आंखों से देखने के बाद हो सकता है आप प्रतिमा राशन की मुट्ठी देने लगो मुझे। बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहा है एक मुट्ठी राशन की आप डोनेशन हमें दें, क्योंकि ये विचार तभी शुरू होगा। ये 2 घंटे 3 घंटे 300 लोग 200 लोगों का विचार नहीं है। ये दिन भर अस्पताल में भूखे प्यासे लोग आते हैं, ये भंडारे दिन भर चलने चाहिए। मैं आस्तिक हूँ, बहुत बड़ा परमात्मा को मानता हूँ, लेकिन परमात्मा ने ये नहीं कहा कि आइए मुझ पे लड्डू फूल, ये आपका समर्पण है। लेकिन मैं इस विचार को दूसरी तरह से कहता हूँ। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, मैंने आपसे बताया। मैं कहता हूँ यही सभी ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर किसी भी ग्रह को खुश करना है तो अन्नदान कर दीजिए। ठीक है। तो अगर यही अन्नदान आके जिस भी परमात्मा को हम मानते हैं, हम जैसे लोग जो भी जहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यदि उसे अन्नदान के रूप में दे देंगे, बिल्कुल है ना, तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी जी। और एक छोटा सा स्लोगन मैं कहता हूँ कि आइए मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, कोई रहे भूखा तो मुझसे न खाया जाए। ग्रेट। तो अगर ये विचार हर आदमी मान ले, करना क्या है साहब, इसको मैंने एक और नाम दिया, मैंने कहा पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट। पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट। धन की FD तो इसी जन्म में काम आएगी साहब, लेकिन पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट जन्म जन्मांतर तक आपके काम आएगा। हाँ। और ये पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट वही कमा पाएंगे जिस पर परमात्मा की कृपा होगी। वरना मुझको रोज कमिटमेंट करने वाले लोग आते हैं, भैया ये दाल हम भिजवा देंगे, वो राशन, लेकिन आज तक नहीं आते। लेकिन जिस पे परमात्मा की कृपा होती है वो कहीं और जा रहे होते हैं, कहते हैं भैया हमें याद आई तो हम राशन लेके आपके पास चले आए। तो ये आनंद का भंडारा है, ये सेवा का भंडारा है, तो और ये पुण्यों के फिक्स डिपॉजिट का भंडारा है। वेरी गुड। तो आइए हम सब मिलकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि आइए साथियों, हम सब मिलकर इस पुनीत एवं मानवीय सेवा मिशन में अपने परिवार से, बच्चे का मैरिज एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, किसी का जन्मदिन या किसी की स्मृति में आकर इन पीड़ित तीमारदारों को यदि भोजन कराएंगे तो मैं सच कहता हूँ कि सीधे ईश्वर के चरणों में आपका प्रसाद समर्पित होगा। मेरा नंबर है 9935888887। आप गूगल पर भी मुझे फूडमैन विशाल सिंह के नाम से सर्च कर सकते हैं और आकर इस पुनीत एवं मानवीय सेवा मिशन में जुड़ सकते हैं और इस पुनीत सेवा में अपने परिवार से मुट्ठी का सहयोग कर आप पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विशाल जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। जी बिल्कुल। सोशल सेक्टर में बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि अपना लाइफ जीने वाले हैं, अपना करियर बनाने वाले हैं, वो इस सेक्टर को भी सीरियसली देखेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, कीप अप अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच। बहुत 4 दिन की जिंदगी किसी के काम आ, अपना दर्द भूल दूसरों को हंसा, अपने लिए जीते हैं सब साथिया, जो दूसरों के लिए जिया वो जिया। 4 दिन की जिंदगी किसी के काम आ, अपना दर्द भूल दूसरों को हंसा, अपने लिए जीते हैं सब